आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जानेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह से आया था और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहले हम खंड का को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अन्य प्रश्न आए थे। तो पहला जो प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1789 में। अगला जो प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 सितंबर। अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अगला जो आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1885। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा पाकिस्तान लिख सकते हैं आप लोग, नेपाल लिख सकते हैं, भूटान और चीन और बांग्लादेश हैं। भारतीय विदेश नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आप लोग लिख सकते थे अमेरिका, रूस या चीन या ब्रिटेन या फ्रांस। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न आपको हम बोर्ड में दिए थे। जो मॉडल पेपर बनाया गया था सेम टू सेम उसी तरह से प्रश्न ये आया है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? या प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया था। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें, अथवा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यह भी आपका मॉडल पेपर में दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब हम खंड खा को देखते हैं। इसमें आपका जो खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो उत्तर होगा गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। अगला जो प्रश्न है आपका, कोरबा प्रसिद्ध है। तो कोरबा जो आपका है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इसका उत्तर होगा कपास। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो उत्तर होगा श्रीलंका। अब हम अन्य प्रश्नों को देखते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्रक से। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। आप पुनर्चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई 2 समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अथवा गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को बताइए। अगला प्रश्न है, भारत के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अगला इंपॉर्टेंट आपका जो प्रश्न है वह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है सब। प्राकृतिक संसाधन क्या है? इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अथवा भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा अगला प्रश्न है, 27वां वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। अथवा उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। यह प्रश्न आपको बताया गया था वेरी इंपॉर्टेंट में। इसके अतिरिक्त आपके मानचित्र कार्य हैं जो बहुत ही आसान आए थे, जो कि आपको बताया गया है। तो आप सभी लोग
अपने पेपर को मिला लीजिए कि कौन कौन सा आपका विकल्प सही है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग इस चैनल पर पाते रहें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों या वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अथवा डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।